नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के इस क्लास में। और मैं प्रहलाद गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार पुनः। आज हम लोग आधुनिक बिहार की शुरुआत करेंगे। आधुनिक काल में बिहार की स्थिति कैसी थी, वहीं हम लोग इस सीरीज को लेकर के चलेंगे। प्राचीन काल में बिहार का इतिहास, मध्यकाल में बिहार का इतिहास हम लोगों ने देख लिया। अब रोचक और रोमांचक कहानी जो है हम लोगों को देखना है। और तीनों भाग में अगर आप देखेंगे तो सबसे आसान आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास होता है। क्योंकि तीनों पार्ट में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक अगर हम देखें तो सबसे आसान सभी विद्यार्थियों के लिए यह हो जाता है भाग। तो वहीं आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। हम लोग भारत का भी इतिहास पढ़ेंगे, जब हम पढ़ाएंगे, क्लास लेंगे, तो वहां पर भी मैं शुरुआत करता हूं भारत में यूरोपियों का आगमन। वहीं से मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि वह अपने साथ आए, भारत में आए तो अपने साथ कुछ ले करके आए। मुस्लिम लोग आए तो कुछ ले करके आए। प्राचीन काल में सनातन धर्म के लोगों ने शासन किया था, इसीलिए यहाँ पर भी मैंने चैप्टर बना दिया है आधुनिक बिहार के इतिहास में बिहार में यूरोपियों का आगमन। आप यह जानते होंगे, भारत के कॉन्सेप्ट में अगर पढ़ा जाए तो भारत में सबसे पहले यूरोपियों में से जो लोग आए थे वह पुर्तगाल से चल करके आए थे। 1498 में वास्को डी गामा आया था और यहाँ से माल जो लेकर के गया, व्यापारिक माल, वह 60 गुना लाभ दे करके वहां बिक गया। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए और सबसे बाद में पुर्तगाली लोग यहाँ से गए थे। परीक्षा में यह पूछ दिया गया है। तो वैसे ही कुछ मिलती जुलती कहानी जो है वह बिहार में भी है। बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली लोग आते हैं। पुर्तगाली लोग जब आए थे भारत में 1498 में, उन्होंने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। और उसके बाद धीरे धीरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना जो है वह शुरू कर दिया। हम लोग चर्चा करेंगे बृहद रूप में भारत के इतिहास में। और जब वह लोग क्षेत्र को विस्तारित कर दिए तो भारत में प्रशासन चलाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति किया था और उस अधिकारी को गवर्नर कहा गया। अल्बुकर्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा, डी अल्मेडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह योग्य जो थे पुर्तगाली गवर्नर थे और इन्हीं लोगों के चलते इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण भारत में हुआ। तो उसका प्रभाव जो है वह बिहार पर भी दिखलाई पड़ता है। परीक्षा में अगर हम लोगों को पूछे कि बिहार में सबसे पहले यूरोप से चल करके किस देश के लोग आए, तो पुर्तगाल के आए और इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है पुर्तगाली। बिहार में यूरोपियों के आगमन में सबसे ऊपर मैंने लिख दिया है पुर्तगाली। लेकिन बिहार में इन पुर्तगालियों का उतना ज्यादा महत्व जो है वह दिखलाई नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा महत्व जो है वह अंग्रेज लोगों का दिखलाई यहाँ पर पड़ा, डच लोगों का दिखलाई यहाँ पर पड़ा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार में सर्वप्रथम यह लोग हुगली से, यह हुगली है, हुगली से जल मार्ग से पटना आए। पटना और हुगली, सोरा अफीम का व्यापार मुख्य था। यह लोग हुगली से जल मार्ग से पटना आ गए और यहीं से फिर जल मार्ग से हुगली जो है व्यापार करने के लिए आने जाने का सिलसिला जो है वह शुरू हो गया। बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है कि इस काल में बिहार या पटना किसके लिए प्रसिद्ध था, तो सोरा और अफीम
सोरा और अफीम के लिए अपना बिहार जो है वह काफी प्रसिद्ध माना गया है। पटना जो है वह काफी प्रसिद्ध माना गया है और यह बहुत अधिक लाभदायक व्यापार होता था। इसीलिए इन लोगों ने बिहार को अपना लक्ष्य बनाया। चूंकि बंगाल और बिहार कभी जुड़ जाते थे, कभी अलग हो जाते थे, इसलिए बंगाल पर जब उन लोगों ने नियंत्रण स्थापित किया तो उसी के साथ साथ बिहार पर भी नियंत्रण हो गया। तो पुर्तगालियों से बहुत ज्यादा पॉइंट यहाँ पर नहीं है। पॉइंट कहाँ है? जब भारत के इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तारित रूप में उन लोगों की कहानी है। तो यही संक्षिप्त बात याद रखिएगा, एक ही पॉइंट कि सबसे पहले बिहार में यूरोप से चलकर पुर्तगाली लोग आए थे। उसके बाद मैंने लिखा है डच। हॉलैंड के निवासी को डच कहते हैं, डचिश भाषा है वहां का, और वह लोग भी भारत में आए थे साथियों। 1592 में पहला डच यात्री हाउटमैन भारत आया था और अपार धन संपत्ति लेकर के यहाँ से गया। धन संपत्ति का मतलब है व्यापार के उद्देश्य से आया तो व्यापारिक माल को लेकर के गया, वस्तुओं को लेकर के गया। 1595 में डच कंपनी की स्थापना हुई। डच कंपनी, न कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच कंपनी की स्थापना 1595 में हुआ था और 1592 में डच कंपनी की स्थापना और 1595 में हाउटमैन आया और 1597 में वापस गया, यह सही होगा। और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। तो भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उन लोगों ने भी व्यापार का सिलसिला जो है वह शुरू किया। मैंने यहां लिखा है कि डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री बिहार में 1632, तो यह याद रखिएगा, 1632 में इन्होंने पटना कॉलेज का जो इमारत है उसी में खोला था। परीक्षा में एक बार पूछा भी गया है, फिर पूछा जा सकता है कि डचों ने अपनी, पूछा गया कब, तो 1632। अब पूछा जा सकता है कहाँ, तो पटना में इन लोगों ने स्थापित किया था। ऐसे पूरे भारत के संदर्भ में पूछ दिया जाए तो 1605 में डचों ने मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किया था। लेकिन वह सब हम लोग पढ़ेंगे भारत के इतिहास में। यहाँ पर 1632 आप याद रखिएगा, पटना कॉलेज इमारत में स्थापित किया। यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, डच से संबंधित। और यहाँ पर लिखे हैं कि 1648 में शमशेर खान ने पटना पर आक्रमण किया और फतुआ को जीत लिया। यह डचों का अधिकारी था और इसने पटना पर आक्रमण कर दिया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, विजयी भी होता है और फतुआ पर भी नियंत्रण यह कर लेता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था। पूर्व नाम एस्तादो द इंडिया, यहां लिख रहे हैं, यहां समझिएगा, एस्तादो, एस्तादो द इंडिया नाम था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगीज भाषा में यह कहते हैं एस्तादो द इंडिया। उसी तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, तो इसका भी पूर्व नाम जो है आप लोगों को जान लेना है और इसका नाम है बेरिंगिदे, बेरिंगिदे ओस्ट, बेरिंगिदे
ओस्ट इंडसे कंपनी। अगर आपसे पूछे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था, तो यही आप नाम दे सकते हैं, बेरिंगिदे ओस्ट इंडसे कंपनी इसका पूर्व नाम था। 17 ही लोग इसमें थे, छोटी कंपनी थी। जेंटलमैन 17 के नाम से जाना जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद मैंने कुछ दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ डच यात्री ट्रेवरिंग, नाम है ट्रेवरिंग, ने 1665 में पटना और छपरा, यह पटना और छपरा मैंने लिखा है, पटना और छपरा की यात्रा किया था। छपरा में सोरा को शुद्ध किया जाता था। शुद्धिकरण करने का महत्वपूर्ण क्षेत्र जो था बिहार में, वह छपरा था, और वहीं पर अधिकांश सोरा को शुद्धिकरण किया जाता था। तो यह एक पॉइंट के रूप में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है चीनी, सोरा, सूती वस्त्र, अफीम का व्यापार। इसी चीज पर ज्यादा लोग, डच लोग जो थे वह ज्यादा ध्यान देते थे। बिहार के संदर्भ में ध्यान रखना है, ऐसे पूछेगा तो सूती वस्त्र और मसाला पूरे भारत के कॉन्सेप्ट में पूछा जाएगा, तो डचों का मुख्य उद्देश्य मसालों का व्यापार था। क्लियर हो गया। भारत के संदर्भ में मसाला याद रखिएगा, गोल मिर्च चाहे अन्य मसाला जो होता है, बहुत मांग था यूरोप में। लेकिन बिहार के संदर्भ में चूंकि यहाँ पर मसाला की खेती नहीं होती है, वह केरल में या दक्षिण भारत में होता है, तो बिहार के संदर्भ में चीनी, सोरा, सूती वस्त्र, अफीम का व्यापार जो है, यह इस पर ध्यान इन लोगों ने केंद्रित किया था। फिर हम यहाँ बढ़ रहे आगे। 1662 में औरंगजेब जो है वह एक फरमान जारी करते हैं डचों के लिए 1662 में, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उन्होंने अनुमति जो है वह प्रदान कर दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो 1717 में मुगल बादशाह फारुखसियर ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक अध्यादेश जारी किया था 1717 में। तो वह फारुखसियर ने अध्यादेश जारी किया, और यहाँ पर फरमान जो है औरंगजेब के द्वारा जारी किया जाता है 1662 में। तो यह याद रखना है। पहला पॉइंट मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण है, जो याद रखना है वह हम लोगों का यह है 1632 में। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कौन है, यह बेदरा का युद्ध। यह साथियों आपको याद रखना है। ईस्वी सन के साथ 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। पहला पॉइंट, किनके बीच हुआ। दूसरा पॉइंट, यह युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी काफी शक्तिशाली थी, और इस युद्ध में डचों को पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। इसी के बाद भारत से इन लोगों का पतन जो है वह शुरू हो जाता है। तो परीक्षा में पूछ देगा कि डच अंतिम रूप से किस युद्ध में पराजित हुए, तो बेदरा के युद्ध में यह लोग पराजित हुए थे। तो यही संक्षिप्त बात था हम लोगों का पुर्तगालियों से और डचों से बिहार के संदर्भ में। अब मैंने लिखा है फ्रांसीसी लोग भी यहाँ पर आए थे, लेकिन फ्रांसीसी लोग आए थे भारत के संदर्भ में। अगर आप देखिएगा तो अंग्रेजों के बाद आए थे। देखिए, लुई 14वां फ्रांस का जो शासक था, और उसका मंत्री कोलबर्ट, यह लोग वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में रुचि रखते थे बहुत ज्यादा, और इन्हीं लोगों के प्रयास से 1664 में
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो यहां मैंने लिखा है 1664 लुई 14वां और कोलबर्ट के सहयोग से। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था? यह आपने डच देखा, अब इसी में मैं लिख रहा हूं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम, यहां देखिए आप, कंपनी देश इंडेस, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस। यही नाम है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस नाम था और यही लोकप्रिय नाम के रूप में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले सूरत में इन लोगों ने 1668 में अपनी फैक्ट्री की स्थापना किया। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री की स्थापना 1669 में और मसूलीपट्टनम में किया था। अब हम लोग जब यह लोग पूरे भारत के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो बंगाल के क्षेत्र में चंद्रनगर में भी अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर दिया। चंद्रनगर, बंगाल का सूबेदार जो है इस समय औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां थे और शाइस्ता खां ने कुछ भूमि जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और उसी भूमि पर बंगाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंद्रनगर की स्थापना कर दिया। साथियों, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कलकत्ता का महत्व था उसी प्रकार से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल के क्षेत्र में चंद्रनगर का महत्व था। अब यहां पर मैंने लिखा है फ्रांसीसी स्थापना 1664 और यह देखिए, यह याद रखिएगा 1734 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना। जैसे यह पूछ दिया है 1632 में बीपीएससी में, तो हो सकता है कि इस बार पूछ दे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री बिहार में, अपनी प्रथम फैक्ट्री पटना में कहाँ कब स्थापित किया? तो 1734 में इन लोगों ने अपने बहुत बाद में अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर दिया था। यह याद रखने योग्य बात है। उसके बाद मैंने लिखा है अंग्रेजों ने 1757 में चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। कहने का मतलब कि धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्ति जो है वह बढ़ते चला जा रहा था और इन लोगों की साम्राज्य की सीमा जो है धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा था और इसी क्रम में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं हम लोग साथियों तो 3 युद्ध आता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। वह फ्रांसीसियों में पढ़ा जाता है, विस्तार पूर्वक पढ़ा जाता है और इसी में एक युद्ध आएगा कर्नाटक के तृतीय युद्ध में और वह युद्ध था 1760 का बांडीवास का युद्ध। सब युद्ध आपको याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ ऐसा युद्ध है जो याद रखना है। जैसे बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। और बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया। यहीं से पतन की कहानी इन लोगों की शुरू हो जाती है, या एक तरह से इन लोगों का पतन जो है वह हो जाता है। डुप्ले का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे गवर्नर बनाया था और काफी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली था। उसी की महत्वाकांक्षा ने कर्नाटक के प्रथम युद्ध और कर्नाटक के द्वितीय युद्ध को जन्म दिया था। हालांकि इसके कारण अन्य थे, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा भी कारण के रूप में शामिल किया जाता है। बाद में वह पराजित होता है और यही वह समय है जब लॉर्ड क्लाइव का उद्भव हुआ। लॉर्ड क्लाइव का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, जिसको रॉबर्ट क्लाइव के नाम से जानते हैं, भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है और मैं पढ़ाता हूँ। बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, यह क्रमानुसार मैं शुरू करता हूँ 1757 से लेकर के और 1950 तक हम लोग चलते हैं। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, जितने भी लोग आते हैं, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, सब के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ चर्चा किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि फ्रांसीसी कंपनी के प्रमुख का स्वागत बिहार के उपराज्यपाल राम नारायण ने किया था। उपराज्यपाल के पद पर थे राजा राम नारायण, और इन्होंने समाप्त जो है वह किया था। अंतिम है 1814 में बिहार से समाप्त, बिहार में समाप्त, यह समझने के लिए मैंने लिखा है। वैसे तो बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, तो यहीं पर लगभग फ्रांसीसियों की कहानी समाप्त हो गई थी, लेकिन इन लोगों ने पांडिचेरी को कब मुक्त किया था? पांडिचेरी फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था और 1954 में इन लोगों ने मुक्त किया था। साथियों, देश आजाद हुआ 1947 में, लगभग 7 सालों के बाद पांडिचेरी को मुक्त फ्रांसीसियों ने किया था 1954, और बिहार में इन लोगों की सत्ता समाप्त हो जाती है 1814 में। 14 है बिहार में, 1954 में पांडिचेरी को मुक्त करते हैं। पुर्तगाली हम लोग पढ़े थे। देश आजाद हुआ था 1947 में। गोवा, दमन और दीव को कब इन लोगों ने मुक्त किया था? 1961 में जाकर के इन लोगों ने मुक्त किया था। वह भी सैनिक कार्रवाई किया गया, तब इन लोगों के द्वारा उसको स्वतंत्र किया गया। यह सब हम लोग पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। भारत का इतिहास आने दीजिए। अब हम लिख रहे हैं डेन, थोड़ा सा डेन के बारे में। डेन मतलब डेनमार्क। डेनमार्क के व्यापारियों ने भी मिल करके एक कंपनी का निर्माण कराया और वहीं के लोग को डेन कहते हैं, और इस कंपनी को कहते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बिहार में बहुत ही कम बात है, नहीं मिलता है, भारत के संदर्भ में भी नहीं मिलता, इसलिए इन लोगों ने अधिकांश अपना क्षेत्र जो है ना वह अंग्रेजों को बेच दिया। वह ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच करके यहाँ से चले गए, क्योंकि भारत में यह ज्यादा सफल नहीं हुए थे। मैंने लिखा है बिहार में प्रथम फैक्ट्री पटना में, तो यह भी महत्वपूर्ण है, प्रथम पूछ रहा है, और 1774 मैंने यहाँ लिखा है 1734, यह आप देख रहे हैं फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी स्थापित किया। 1774 डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। 1632 डचों ने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। तो जहां पर प्रथम शब्द निकल करके आएगा वह तो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। क्लास में ही आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। मैं कई बार यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसको घेर करके स्टार दे करके बतला रहा हूँ कि यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखिएगा, परीक्षा में बैठिएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है
सोरा का व्यापार, यह लोग मुख्य रूप से सोरे का व्यापार में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। सोरा का व्यापार में 1845 तक इनके क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। जो भी क्षेत्र इन लोगों ने बिहार में आधिपत्य किया था, अपने नियंत्रण में रखा था, उन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने 1845 तक नियंत्रण कर लिया। तो यही तो है साथियों, मुख्य रूप से यहाँ पर बात जो हम लोगों ने लिखा है पुर्तगाली के बारे में, डच के बारे में, फ्रांसीसी के बारे में और डेन के बारे में। डेन से 1-2 पॉइंट मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, लेकिन यह अंग्रेजों से संबंधित है। क्योंकि अंग्रेजों के साथ इन लोगों का विद्रोह हुआ था, झड़प हुआ था, संघर्ष हुआ था और अंततः अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। देखिए 1781 में मेजर हार्डी ने पटना के डच फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। मतलब क्षेत्र जो था वो बड़ा क्षेत्र से धीरे धीरे सिमटते जा रहा था। अब पटना जो फैक्ट्री की स्थापना की गई थी वह भी अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। तो यहाँ पर भी कहानी समाप्त होती है। 1825 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में डचों के व्यापारिक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मतलब यहाँ बिहार में इन लोगों का व्यापारिक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और 1845 तक संपूर्ण क्षेत्र पर इन लोगों का नियंत्रण जो है वह कर लिया गया था। तो कहानी डचों डेनों की बिहार में यहाँ आकर के समाप्त हो जाती है। जितने भी यूरोपीय लोग आए उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए अंग्रेज। देखिए अंग्रेजों ने यह सिद्ध कर दिया कि हम लोग केवल भारत के लोगों को पराजित नहीं कर सकते हैं, हम लोग विश्व के किसी भी कोने में किसी भी देश के लोगों को पराजित कर सकते हैं। अपराजय है, इसीलिए अंग्रेजों ने, ब्रिटेन वासियों ने लगभग 70 से 75% भूभाग पर, विश्व की बात की जा रही है, शासन व्यवस्था को संचालित किया था। कहा जाता है कि इनके साम्राज्य में कभी सूर्य जो है उसका अस्त ही नहीं होता था और यह सही बात है। आप यहाँ देखेंगे कि एक एक करके भारत में अंग्रेजों ने भारतीयों को तो पराजित किया ही, भारतीयों को तो गुलाम बनाया ही, यहाँ पर यूरोपियों को भी पराजित कर दिया। कैसे? तो आप यहाँ देख रहे हैं डचों को पराजित किया किसने? बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने। बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को 1760 में किसने पराजित किया? अंग्रेजों ने। तो अपनी सर्वश्रेष्ठता को साबित कर दिया। 2 और युद्ध है, 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। वह युद्ध में विजयी हो गए और अपने आप को साबित कर दिया कि भारत में अगर कोई राज्य करेगा तो वह मैं करूंगा, दूसरा कोई भारत में राज्य नहीं कर सकता है। और उन्हीं लोगों के बारे में हम लोगों को अब जानना है जो ब्रिटेन के निवासी थे, जो इंग्लैंड के निवासी थे और इन लोगों को अंग्रेज कहते हैं। यहाँ पर मैंने अंग्रेज लिखा है। अब यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए कहानी है, 1-2 मिनट का कहानी आप सुनेंगे तो आपको यह तस्वीर जो है दिमाग में बैठ जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा ने जल मार्ग की खोज किया था और वह यूरोप से चल करके भारत आया था, पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा करके, उत्तमाशा अंतरीप से होकर। तो जब वह आया और यहाँ से गया और 60 गुना लाभ दे करके सभी चीजें बिक गई, तो यूरोप में चर्चा का विषय बन गया कि पूरब में भारत एक ऐसा देश है जहां से अगर व्यापार किया जाए तो 60 गुना लाभ मिलता है।
1 रुपए में अगर यह पेन खरीदा जाए तो यूरोप में यह 60 रुपए में बिक जाता है। अब चारों तरफ यह हल्ला हो गया, चर्चा होने लगा और उसके बाद एक के बाद एक देश जो है इसमें दिलचस्पी लेने लगे और अपने साहसिक नाविकों को भेजने लगे। लेकिन ब्रिटेन को 1578 के पहले जल मार्ग के बारे में पता ही नहीं था। इंग्लैंड को नहीं पता था कि किस मार्ग से जा करके हम लोग यूरोप से चल करके भारत पहुंचेंगे 1578 के पहले। तो हुआ क्या कि उस समय व्यापार जो किया जाता था ना जल मार्ग में, समुद्र में, तो समुद्रिक लुटेरे होते थे। यूं कहिए कि बड़े बड़े जहाज के मालिक जो होते थे वह छोटे छोटे जहाजों को मौका पा करके लूट लेते थे। तो यह प्रक्रिया उस समय चलता था। या सामुद्रिक डकैत भी होते थे, वह भी लूटपाट करते थे। तो 1578 में एक नाम है, यहां मैं लिख रहा हूं, इतना ही जगह है, सर फ्रांसिस ड्रेक। इन्हीं को 1578 में एक जहाज पर लूटपाट किया गया था। तो लूटे हुए जहाज पर सर फ्रांसिस ड्रेक को एक मानचित्र मिला और उसी मानचित्र से यह पता चला कि यूरोप से चलेंगे, अफ्रीका का चक्कर लगाएंगे, केप ऑफ गुड या उत्तमाशा अंतरीप से होकर के हम लोग भारत पहुंच सकते हैं। यह फ्रांसिस ड्रेक जो है वह ब्रिटेन जाता है और इसके बारे में बताता है वहां की सरकार को। यहाँ पर एलिजाबेथ प्रथम जो है वह महारानी थी। अब वहां के व्यापारियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि हम लोगों को भी आदेश दिया जाए भारत के साथ व्यापार करने का, पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का। पुर्तगाल इसमें बहुत लाभ कमा रहा है, डच लोग इसमें बहुत लाभ कमा रहे हैं। तो महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया, 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया कि तुम रिपोर्ट दो कि क्या व्यापार करना लाभदायक रहेगा या इससे नुकसान हो सकता है। तो लॉर्ड मेयर ने जो रिपोर्ट दिया वह हाँ में दे दिया, सकारात्मक रिपोर्ट दिया कि व्यापार करने में कोई बुराई नहीं है, किया जा सकता है। और उसी रिपोर्ट के आधार पर आप लोग सभी कोई जानते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और भारत के शासक अकबर महान थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम यहां मैं लिख रहा हूं, यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स। 4 नाम मैंने आप लोगों को बताया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम। एक कंपनी का नाम जो है पूर्व नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 3 का नाम नहीं दिया हुआ है, केवल यही दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में मर्चेंट एडवेंचर्स कहते थे। 217 साझेदार थे, बहुत बड़ी जो है वह कंपनी थी। और उसके बाद की कहानी आप जानते हैं कि अब कंपनी का गठन हो गया और पहला व्यापार करने के उद्देश्य से जो भारत आया था, जहां जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के, ब्रिटेन के शासक थे जेम्स प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम के पुत्र, वह था कैप्टन हॉकिंस।
वह आया था भारत जहांगीर के दरबार में और वह अनुमति लेना चाहता था कि भारत में हमें अनुमति दी जाए कि हम लोग अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकें। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना किया। दक्षिण भारत में प्रथम फैक्ट्री इन लोगों ने मसूलीपट्टनम में स्थापित किया और इसके बाद धीरे धीरे इन लोगों का विस्तार जो है वह होने लगा और उसी विस्तार के क्रम में यह लोग बिहार भी पहुंच जाते हैं। लेकिन बिहार की चर्चा हम लोग यहाँ पर बंगाल के साथ मिला करके करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बंगाल के नवाब हुए जिन्होंने बिहार में शरण लिया और जिन्होंने बिहार के किसी खास क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया और यही सब चीज आगे चल करके पलासी के युद्ध का कारण और बक्सर के युद्ध का कारण बन जाता है। तो यह संक्षिप्त एक खाका मैंने खींच दिया। यहाँ पर विस्तारित जानेंगे हम लोग भारत के इतिहास में। यहाँ मैंने लिखा है अंग्रेजों ने पटना में 1620 में फैक्ट्री की स्थापना का प्रयास किया, मगर पूर्ण रूप से सफल कब हुए? 1651 में। प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1620 में की गई, लेकिन यह सफल नहीं होता है और यह सफल होता है 1651 में। तो जैसे यहाँ याद रखना है, यहाँ याद रखना है, यहाँ याद रखना है, यहाँ याद रखना है, वैसे ही यह 2 ईस्वी सन जो है आपको याद रखना है। क्लियर है? नहीं क्लियर का इसमें कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। अब दूसरा है, बिहार में सर्वप्रथम पीटर मुंडी आया था। कौन अंग्रेज था जो बिहार में सर्वप्रथम यात्रा किया था? इसको ऐसे जोड़िए तो याद हो जाएगा। सर्वप्रथम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे जहांगीर के दरबार में फैक्ट्री की स्थापना के सिलसिला में। उसी तरह से बिहार में फैक्ट्री की स्थापना कराने के सिलसिला में सबसे पहले कौन आया? तो पीटर मुंडी आया था। इसी के प्रयास से यहाँ पर फैक्ट्री 1651 में स्थापित किया गया था। क्लियर है? अगर पूछ रहे कौन सबसे पहले आया था बिहार में अंग्रेजों की तरफ से, तो पीटर मुंडी जो है वह जवाब दीजिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है बिहार में यह आया, अन्य आने वाले थे रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, इन लोगों का भी नाम लिया जाता है। रॉल्फ फिच पहला अंग्रेज है जो अकबर से मिला था। अगर भारत का इतिहास हम पढ़ते रहते हम लोग, तो मैं कहता आप लोगों को कि स्टार दे करके इसको लिखिए। एनसीईआरटी का पॉइंट है कि अकबर से सबसे पहला व्यक्ति अंग्रेज कौन था जो मिला था? रॉल्फ फिच था। और इसका कथन है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, किसका कथन है? तो यह रॉल्फ फिच का कथन है और सबसे पहले यही अकबर से मिला था। पुर्तगालियों में सबसे पहले मिलने वाले थे अक्का बीवा और मांसरेट। यह पुर्तगाली लोग थे जो अकबर से सबसे पहले मिले थे। साथियों, यहाँ पर मैंने यहाँ अलग से दूसरा पॉइंट है, 16 अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित कर दिया। अब यहाँ सिराजुद्दौला और शौकत जंग, तो शौकत जंग कौन था जिसको पराजित कर दिया? एक लाइन में यहाँ चर्चा करना चाहूंगा संक्षिप्त रूप में, विस्तार में हम लोग भारत के इतिहास। मैंने पहले बतलाया था आप लोगों को, अलीवर्दी खां का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से कर दिया। अलीवर्दी खां को कोई पुत्र नहीं था, 3 पुत्री थी, अमीना बेगम,
का विवाह जो है वह पटना में पटना के नवाब के साथ हुआ था। घसीटी बेगम एक और लड़की थी जिसका विवाह पूर्णिया के नवाब के साथ हुआ था। और यह शौकत जंग जो है वह ढाका का राजकुमार था। मतलब घसीटी बेगम और अमीना बेगम शौकत जंग की मौसी थी और सिराजुद्दौला जो है वह अमीना बेगम का पुत्र था, मौसेरा भाई था, लेकिन विरोध किया। घसीटी बेगम और शौकत जंग ने सिराजुद्दौला का घोर विरोध किया था। क्यों किया था कि अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, इसीलिए शौकत जंग नाराज हो गया। और यहाँ पर लिख दिया है मैंने, मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित किया और यह युद्ध हुआ 1756। अब यहाँ पर है पलासी का युद्ध, यह मैं चर्चा करूंगा क्योंकि पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जब चर्चा होगा तभी जाकर के पूर्ण होगा। और यह पूर्ण क्या होगा कि बिहार पर अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया और यहीं पर आकर के पहला चैप्टर आधुनिक बिहार के इतिहास का समाप्त होगा। सिराजुद्दौला आखिर में गद्दी पर आ गया तो अंग्रेजों ने विरोध क्यों किया या पलासी का युद्ध क्यों हो गया? इसके पीछे तो कुछ कारण होगा, तभी तो हुआ होगा, अन्यथा युद्ध नहीं होता। अगर सब बात सिराजुद्दौला अंग्रेजों की मान लेता या सिराजुद्दौला की सभी बात अंग्रेज मान लेते तो युद्ध का प्रश्न ही नहीं था। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बनता है। साथियों ध्यान देना है, 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई थी। बंगाल का यह नवाब जो है वह बन गया। अब जब बंगाल का यह नवाब बना तो उस अवसर पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि कलकत्ते की घेराबंदी कराती है। कलकत्ते का नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किसका नाम? तो कलकत्ता का। तो कलकत्ते का घेराबंदी कराती है, घेराबंदी, चारों तरफ से दुर्गीकृत माने और मजबूत किला बनाया जाता है। तो सिराजुद्दौला नाराज हो गए कि हमसे राय नहीं लिया गया, मैं बंगाल का नवाब हूँ, शासक हूँ, और हमसे राय नहीं लिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी घेराबंदी क्यों कराएगी? सही बात भी था। इसने आदेश दिया कि नहीं, घेराबंदी को आप रोकिए, इस काम को आप रोकिए। जब कंपनी नहीं मानी, जब अंग्रेज नहीं माने तो अभियान कर देता है और अभियान किया, विजयी हो गया। विजयी हुआ, उसके बाद क्या होता है कि फोर्ट विलियम का नाम बदल करके अलीनगर रख देता है। मतलब कलकत्ता का नाम फोर्ट विलियम और फोर्ट विलियम से अब नाम बदल करके क्या रख दिया गया? अलीनगर नाम रख दिया गया। कहानी है ये काल कोठरी की घटना, ब्लैक हॉल की घटना, और इसको बताने वाला है हालवेल। हालवेल होगा यहां। यह कहता है कि फोर्ट विलियम से 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया था सिराजुद्दौला ने और एक छोटा सा कमरा में बंद कर दिया। 14 फीट चौड़ा था, 18 फीट लंबा, तो छोटा सा रूम था, उसी में 146 लोगों को भर दिया। सुबह में दम घुटने से जब दरवाजा खोला गया तो सुबह में देखा गया कि दम घुटने से 146 में से 23 जो है 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 23 ही बचे थे और उस 23 में एक यह भी शामिल था। इसी घटना को ब्लैक होल की घटना जो है कहते हैं। अब अंग्रेज पूर्ण रूप से नाराज हो गए और इस नाराजगी का बदला लेने का प्रयास किया गया और वही प्रयास कहां पर आ जाता है? पलासी का युद्ध। यह पलासी जो है ना,
यह बंगाल में नादिया जिला में स्थित है। पलाश का बहुत अधिक पौधा यहाँ होता था, इसीलिए इसका नाम रखा गया पलासी। और यह युद्ध हुआ साथियों, पलासी का युद्ध, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो गए, इनकी हत्या कर दिया गया। कुछ विद्वान कहते हैं कि इस युद्ध का परिणाम पहले से तय था, क्योंकि इसका सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था, शौकत जंग अंग्रेजों से मिल गए थे, मौसी घसीटी बेगम वह भी अंग्रेजों का साथ दे रही थी, सबसे बड़ा व्यापारी अमी चंद जगत सेठ, यह सब लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। तो सिराजुद्दौला इस युद्ध में पराजित हो गया। जैसे ही पलासी के युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए, उन लोगों ने अपनी राजनीतिक सत्ता बंगाल में स्थापित कर दिया। यही वह काल है साथियों कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप जो है वह बदलता है। और क्या हो जाता है, पहले इन लोगों का स्वरूप था व्यापार करने वाला, व्यापारिक स्वरूप, चेहरा जो था, काम जो था। अब व्यापारिक स्वरूप से यह बदल करके राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। तो यही कहानी है। उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। अब पलासी के युद्ध के बाद मैंने यहाँ लिखा है 1761 में मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया। यहाँ ईस्वी सन याद रखना है आपको। पलासी का युद्ध में भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो और चर्चा करेंगे, और यह तो आपको याद ही रखना है किसने मुंगेर को राजधानी बनाया था। देखिए, बंगाल की पहले राजधानी ढाका था, और जब मुर्शिद कुली खां आए तो ढाका से राजधानी परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद में स्थापित कर दिए। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1757 से लेकर के 1760 तक रहते हैं। उनको अंग्रेजों ने हटा दिया और उसके भतीजा मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन यह तो और जोशीला शासक था, यह निर्भीक शासक था, अंग्रेजों से डरने वाला नहीं था। अंग्रेजों ने जैसा सोचा था उसके विपरीत यह निकल करके सामने आ जाता। और क्या करता है, पहला ठेस पहुंचाने का कार्य या पहला अंग्रेजों को जवाब देने का कार्य करता है, राजधानी ही परिवर्तन कर लेता है। बिना ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछे, बिना अंग्रेजों से पूछे राजधानी परिवर्तित कर लिया, और मुर्शिदाबाद से राजधानी परिवर्तित करके कहाँ बनाया, मुंगेर में बनाया। केवल राजधानी परिवर्तन नहीं किया मुंगेर में बंदूक बनाने की फैक्ट्री भी स्थापित कर लिया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह से नाराज हो गए, और इस कार्य को रोकने का उन लोगों ने प्रयास किया, यह नहीं माना। तब अंग्रेजी सेना जो है अभियान करती है। यह मीर कासिम जो है मुंगेर से भागकर कहाँ आ गया, यह पटना आ गया, गुस्से में था, पटना आ गया, गुस्से में था, और यहाँ पर 148 अंग्रेजों का कत्लेआम करा दिया, जिसको इतिहास में पटना हत्याकांड कहा गया है। इंटरव्यू में आपसे पूछे कि पटना हत्याकांड के बारे में बतलाएं, तो यही है पटना हत्याकांड। अब युद्ध को नहीं टाला जा सकता था, क्योंकि एक अंग्रेज की भी अगर गलती से हत्या हो जाती थी, भारतीयों के हाथे मृत्यु हो जाती थी, तो बदला लेने के लिए उतारू हो जाते थे। और यहाँ पर तो 148 अंग्रेजों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। अंग्रेजी सेना फिर इसके पास अभियान करती है, तो यह बंगाल से, कलकत्ता से भाग करके मुंगेर आया था, मुंगेर से भाग करके पटना, और यहां से भाग करके कहां, अवध, उत्तर प्रदेश के अवध चला गया। साथियों, अवध चला जाता है, और अवध में पहले से ही मुगल बादशाह शाह आलम डेरा डाले हुए थे, और अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। अब तीनों लोग मिलते हैं और निर्णय करते हैं
कि क्यों नहीं हम लोग तीनों लोग मिल करके अंग्रेजों का सामना करें। इसी में एक और पॉइंट जुड़ गया और वह पॉइंट था दस्तक प्रथा को समाप्त करना। जैसे मैंने यहां लिखा है, इसने अंग्रेज समर्थक सेठ हीराचंद स्वरूप चंद को मुंगेर के किला में कैद कर दिया था मीर कासिम ने। तो युद्ध में कारण में एक यह भी है, पटना हत्याकांड मैंने बतला दिया, यहां लिखा है मैंने दस्तक प्रथा। दस्तक प्रथा भी बक्सर के युद्ध का एक कारण था। दस्तक प्रथा क्या था? तो दस्तक प्रथा यह था कि आप एक परिचय पत्र कह सकते हैं, व्यापार करने का परमिट आप कह सकते हैं, लाइसेंस आप कह सकते हैं। जिसके पास यह होता था वह बिना कर दिए व्यापार कर सकता था और अंग्रेजों के पास यह था, आसानी से मिल जाता था, इसलिए कि अंग्रेज अधिकारी को ही यह जारी करने का अधिकार था, तो अंग्रेजों को आसानी से मिल जाता था। अब अंग्रेज लोग बिना चुंगी दिए, बिना कर दिए व्यापार करते थे, तो नुकसान किसको होगा? बंगाल के नवाब को बहुत अधिक क्षति उठाना पड़ता था। मीर कासिम ने क्या किया? इस प्रथा को समाप्त कर दिया। मीर कासिम ने दस्तक प्रथा को समाप्त कर दिया। मतलब अब जैसा कर भारतीय व्यापारी देते थे वैसा ही कर अंग्रेज व्यापारी को भी देना होगा। तो यह भी बक्सर युद्ध का कारण बन गया। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के मैदान में दोनों की सेना आमने सामने होती है। सर आयर कूट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और वही मैंने यहाँ लिखा है बक्सर का युद्ध। ईस्वी सन आपको याद रखना है 1764। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों ने इन तीनों शक्तियों को पराजित कर। हम लोग बक्सर युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे कि शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला की सेना एक तरफ और अंग्रेजों की सेना एक तरफ साथियों, और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हो गए। सर आयर कूट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और 3 शक्तियों को पराजित कर दिया। अब यह सर्वविदित हो गया कि भारत पर कौन शासन करेगा और कौन शासन नहीं करेगा। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं जो साबित करेगा कि सबसे शक्तिशाली अंग्रेज ही क्यों कहे जाते हैं और अंग्रेज ही क्यों साबित हुए। तो आप यहां देखिए, सत्तावन में कौन सा युद्ध हुआ था पहले आप लोग बताइए? पलासी का युद्ध। और इसमें कौन विजयी हुआ? तो अंग्रेज जो है यह विजयी हो गए। 1757 1759 दो ही साल में। 1759 में कौन युद्ध हुआ था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था और इस बेदरा के युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो अंग्रेज विजयी हो गए। फिर एक ही साल में 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ और इस युद्ध में कौन विजयी हुए? अंग्रेज विजयी हुए, फ्रांसीसी पराजित हुए, यह विजयी हो गए। एक बीच में है 1761, यह अंग्रेजों से संबंधित नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि 1761 में कौन युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तृतीय जो है वह युद्ध हुआ था, यह तो पता है ना। अंग्रेजों से संबंधित नहीं है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया, मराठों की शक्ति को समाप्त कर दिया। भारत में इस समय अंग्रेजों को कोई चुनौती दे सकता था तो वह मराठे थे और वह मराठे इतिहास को बदल सकते थे, बदलने की क्षमता रखते थे, लेकिन यहाँ पर आकर के सब कुछ समाप्त हो गया। भले यहाँ मराठा पराजित हुए, लेकिन इनकी पराजय ने यह निश्चित कर दिया, यह स्थापित कर दिया कि अब भारत पर कोई नहीं बचा है शासन करने वाला, एकमात्र बचे हुए हैं और वह है अंग्रेज। अब इन लोगों की शक्ति को कोई समाप्त नहीं कर सकता था। लगे हाथों
64 में बक्सर का भी युद्ध हो गया। और अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हो गए। पलासी के युद्ध की जो कसर बचा हुआ था, उस कसर को पूरा करने का श्रेय बक्सर के युद्ध को दिया जाता है। तो यह 4 युद्ध, 1 2 3 4 सभी युद्ध में अंग्रेज विजयी हो गए। तो यह तो आप इसी से प्रमाणित कर सकते हैं कि अंग्रेज ही सर्वश्रेष्ठ थे। यह युद्ध प्रमाणित करता है। कुशल नेतृत्व था उनके पास, अद्भुत क्षमता थी, असीमित संसाधन था। वहां इंग्लैंड में बैठ करके जो नियंत्रण किया जाता था वह भी बहुत कुशल थे। अंग्रेज अपने लिए नहीं लड़ते थे, पूरे देश के लिए लड़ते थे। और इन सभी ने मिल करके भारत को गुलाम बना दिया, उन लोगों को विजयी बना दिया। तो बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ। और बक्सर का युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, लॉर्ड क्लाइव दूसरी बार बंगाल के गवर्नर बनकर के आ गए और उन्होंने इलाहाबाद की संधि किया। नीचे मैंने लिखा है छोटा सा, इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि कब किया गया? 1765 में इलाहाबाद की संधि किया गया। एक संधि किया गया अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, क्योंकि उसने युद्ध में शामिल होकर के बैर मोल लिया था, पराजित हुआ था। संधि शर्त के अनुसार 50 लाख रुपए उससे युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल किया गया। और 2 उसका महत्वपूर्ण क्षेत्र था, कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र, वह छीन करके मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। दूसरा इलाहाबाद का एक और संधि किया गया और वह किया गया मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय को अब 26 लाख रुपए पेंशन जो है दिया जाने की घोषणा कर दी गई। अब क्या हुआ कि मुगल बादशाह पेंशन भोगी बन गया, अंग्रेजों का कठपुतली बन गया। 26 लाख रुपए आपको वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। और मात्र दो क्षेत्र, कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र शुजाउद्दौला से लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। इसके बदले में क्या लिया अंग्रेजों ने, वह भी सुनिए। और वह 2 बार परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि संपूर्ण अधिकार ही अंग्रेजों ने ले लिया। इसके बदले में शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। परीक्षा में लगभग सभी तरह की परीक्षा में पूछा गया है, किस मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान किया? तो शाह आलम द्वितीय थे। और इसी के साथ राजस्व वसूल करने का अधिकार या राजस्व प्रशासन पर संपूर्ण अधिकार अंग्रेजों का हो गया। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने मुगल वंश को स्थापित कर दिया। उसी तरह से 1757 का प्लासी का युद्ध है, अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हो गई। खानवा का युद्ध जिसमें बाबर विजयी हुआ और मुगल वंश को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया, कोई चुनौती देने वाला नहीं था राणा संगा के बाद। उसी तरह से बक्सर के युद्ध ने यह प्रमाणित कर दिया, अब कोई भी शक्ति नहीं बचा है। और इस प्रकार से अंग्रेजों का 1765 में बिहार पर नियंत्रण हो गया। और धीरे धीरे उन लोगों ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया और तब जाकर के हम लोगों को आजादी मिला था। कहने का मतलब कि बक्सर का युद्ध जो है वही निर्णायक मोड़ है और हम लोग यहाँ पर अंग्रेजों के गुलाम हो गए। हम लोग का मतलब क्या? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हालांकि 1757 में ही गवर्नर नामक पद को सृजित कर दिया गया था और लॉर्ड क्लाइव को बना दिया गया था। अब यहाँ से अंग्रेजों के अधीन रह करके
हम बिहारवासी जो हैं वह कार्य को संपन्न करने लगे। मतलब अंग्रेजों ने बिहार पर नियंत्रण कर लिया। तो साथियों, यही हम लोगों का पहला चैप्टर था, आधुनिक बिहार का इतिहास। और हम लोगों ने पढ़ा बिहार में यूरोपियों का आगमन। मैंने यहाँ बहुत कुछ आप लोगों को समझाया, बताया, बोर्ड पर भी मैंने यहाँ लिखा है, बहुत सारा तथ्य है, छोटे छोटे अक्षरों में मैंने लिखा है, यहाँ पर समायोजित किया है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ, और वह चैप्टर भी होगा आधुनिक बिहार का इतिहास। आप लोगों का मैसेज भी आया था कि क्या आधुनिक बिहार का इतिहास भी चलेगा, तो मैं तो यहाँ प्रयास कर रहा हूँ और आधुनिक बिहार के इतिहास को पढ़ाने का। नए लोग जो जुड़ रहे हैं, बहुत सारे नए लोग, नाम हम देख रहे हैं, नया नया नाम आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, और भी इससे बेहतर पाने का आप प्रयास कीजिए और बेहतर करने का भी प्रयास कीजिए। मिलते हैं फिर अगले रोज 5 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग सफल हो, यही मैं कामना ईश्वर के साथ करता हूँ।